आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं तेजस मार्क टू को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क टू को लेकर 2025 का वर्ष बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसी वर्ष हमें तेजस मार्क टू के दर्शन भी हो सकते हैं, संभावित है। और र्यूमर्स की बात माने तो इस क्रम में एरो इंडिया 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कुछ र्यूमर्स ये कहते हैं कि एरो इंडिया 2025 में हमें तेजस मार्क टू के पहले दर्शन भी हो सकते हैं। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक कंफर्मेशन तो सामने नहीं आई है, लेकिन एक आधिकारिक रिपोर्ट जो सामने आई है वो ये है कि एरो इंडिया 2025 में हमें तेजस मार्क टू का जो कॉकपिट है ये देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, एक मॉकअप जो फ्रंट कॉकपिट सेक्शन है तेजस मार्क टू का, ये सामने रखा जाएगा एरो इंडिया 2025 में, जो कि काफी ज्यादा चर्चा का विषय होने वाला है। यहाँ पर हमें तेजस मार्क टू के एडवांस कॉकपिट को लेकर बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो देखने को मिलेंगी। एरो इंडिया एयर शो जो कि 10 से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक चलेगा, इसमें हमें बहुत सारी चीजें हैं जो तेजस मार्क टू प्रोग्राम के बारे में पता चलेंगी। और जो इमेजेस शोकेस की गई हैं अभी मॉकअप फ्रंट कॉकपिट सेक्शन के, इसमें हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी नजर आई हैं जिनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बताते चले कि जो एक कॉकपिट होता है एयरक्राफ्ट का, ये बहुत सारे अलग अलग जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं इनसे मिलकर बनता है। तो आइए हम कॉकपिट कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करते हैं और एक एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। हमें सबसे पहली चीज़ें तो देखने को मिलेंगी वो डमी सीट्स होंगी। जी हाँ, तेजस मार्क टू में हमें डमी सीट देखने को मिलेंगी जो मॉडल रखा जाएगा, और ये दिखाएंगी हमें कि पायलट की जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो कैसी है, और जो अर्गोनॉमिक्स है और स्पेशियल डायनामिक्स है इनसाइड द कॉकपिट, ये हमें देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा हमें एलएच कंट्रोल असेंबली देखने को मिलेगी, यानी जो लेफ्ट हैंड कंसोल है ये देखने को मिलेगा, जिसमें हमें क्रिटिकल एवियोनिक्स, वेपन कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन एड्स और दूसरी चीज़ें जो कि पायलट की कॉम्बैट सिचुएशन में मदद करती हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद हमें आर एच कंसोल असेंबली देखने को मिलेगी, यानी राइट हैंड कंसोल में हमें बेसिकली जो थ्रोटल कंट्रोल्स हैं ये देखने को मिलेंगे, मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स देखने को मिलेंगे, डिस्प्ले देखने को मिलेंगी जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस पायलट को मिलता रहेगा। इसके बाद जो सेंटर कंसोल असेंबली है, इसमें मुख्य तौर पर हमें जो अलग अलग डिस्प्लेज हैं वो देखने को मिलेंगी, मिशन प्लानिंग सिस्टम्स देखने को मिलेंगे, मल्टी फंक्शन कंट्रोल पैनल देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें जो है पायलट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पायलट को एयरक्राफ्ट के स्टेटस के बारे में जो ओवरव्यू है वो यहाँ से मिलता रहेगा। उसके बाद फिर हमें एलएच और आरएच क्वार्टर पैनल्स देखने को मिलेंगे। ये जो पैनल्स हैं ये पायलट की सीट के आसपास हमें अरेंजमेंट में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर एडिशनल कंट्रोल्स जो है और डिस्प्ले स्क्रीन्स देखने को मिलेंगी, जहाँ पर सेकेंडरी सिस्टम और दूसरी जो जानकारियाँ हैं वो पायलट को मिलती रहेंगी, जिससे उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा होगी। वहीं इसके अलावा हमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट पैनल है वो भी देखने को मिलेगा, जो कि पायलट को एसेंशियल फ्लाइट डेटा, रडार इन्फॉर्मेशन और डिजिटल डिस्प्ले जो है वो हमें देखने को मिलेगी, जहाँ पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन पायलट तक पहुँचती रहेगी। इसके अलावा हमें जो हेड अप माउंटिंग ब्रैकेट्स हैं ये देखने को मिलेंगे, यानी हेड जो माउंटिंग ब्रैकेट्स वो देखने को मिलेंगी, और इसी प्रकार के जो क्रिटिकल सिस्टम है वो हमें कॉकपिट में देखने को मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से तैयारियां रफ्तारों से चल रही हैं काफ़ी, और जो रिपोर्ट्स अभी तक सामने आई हैं उनके हिसाब से जो तेजस मार्क टू है इसका रोल आउट हमें 2025 के मध्य से अंत तक देखने को मिल सकता है। और अगर हम एरो इंडिया 2025 से पहले बात करें भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने अनुमान लगाया है कि 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत में तेजस मार्क टू की जो पहली उड़ान है वो भी हमें देखने को मिल सकती है। और हम ये ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, भारतीय वायुसेना के अंदर बहुत बड़ी गतिविधि देखी गई है तेजस मार्क टू प्रोग्राम को लेकर के, क्योंकि आप सब जानते हैं कि तेजस मार्क 1A प्रोग्राम बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, और उसकी वजह है अमेरिका के द्वारा टाइमली इंजन को डिलीवर न कर पाना, जिसके चलते जो तेजस मार्क 1A अब तक भारतीय वायुसेना को बड़ी नंबर्स में मिलने चाहिए थे, उनमें से पहला एयरक्राफ्ट भी अभी डिलीवर नहीं हो पाया। और ऐसे में तेजस मार्क 2 के साथ सेम चीज़ ना हो, इसको भारतीय वायुसेना अवॉइड कर रही है, और भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक सख्त निर्देश दिए हैं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र जो एक प्राइवेट पार्टनर है उसके साथ बात करिए, ताकि जो एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है इसको फास्ट ट्रैक किया जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तेजस मार्क 2 का जो कि जेट इंजन होने वाला है, इसको लेकर अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट की बात माने तो इसी वर्ष दिसंबर में जो जेट इंजन डील है ये अमेरिका के साथ साइन हो जाएगी, क्योंकि पहले यही सुनिश्चित हुआ था कि MQ-9 ड्रोन डील के बाद ही जो जेट इंजन डील है वो देखने को मिलेगी। तो ऐसे में अगले 2 से 3 वर्षों में डील साइन होने के जो पहला इंजन है ये भारतीय वायुसेना या यूं कह लें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डिलीवर कर दिया जाएगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी संशय बना हुआ है, क्योंकि आपको बता दें पहले ही 2021 में 83 तेजस मार्क 1 ऑर्डर किए गए थे, उसके बाद अभी एडिशनल 97 जेट्स की खरीद की बातचीत चल रही है। तो ऐसे में अनुमान लगाया गया है कि तेजस मार्क 2 की टाइमलाइन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2028 से 29 तक प्रोडक्शन में गुजरेगा, तो ये प्रभावित हो सकती है, क्योंकि ये वो दौर होगा जब तेजस मार्क 1 अपने पीक परफॉर्मेंस में होंगे, पीक उनका प्रोडक्शन चल रहा होगा,
तो ऐसे में जो तेजस मार्क टू का फुल स्केल प्रोडक्शन है, फुल पोटेंशियल में प्रोडक्शन है, इसको आने में 2033 तक का समय लग सकता है। यानी इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्रोडक्शन होगा नहीं, यानी होगा लेकिन लिमिटेड नंबर्स में होते रहेंगे जब तक प्रोडक्शन लाइन पूरी तरीके से खाली नहीं हो जाती। और अगली बड़ी अपडेट फ्रांस के इंजन मैन्युफैक्चरर सैफरान को लेकर आ रही है। दोस्तों, जैसे जैसे एमआरएफए को लेकर हलचल हलचल बढ़ती जा रही है, तो वैसे वैसे ही सैफरान की गतिविधि भी भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ सैफरान जहां पहले आईएमआरएस हेलीकॉप्टर को लेकर भारत के साथ जो प्रमुख एग्रीमेंट है उनको साइन करता है, और उसके बाद सैफरान के द्वारा भारत को आश्वासन दिया जाता है कि वो 110 किलोटन का इंजन भारत में बनाएंगे, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टेडबीएफ और आने वाले भविष्य में संभावित है कि तेजस मार्क टू को भी पावर करने में सक्षम होंगे। लेकिन इसी बीच सैफरान की तरफ से अपनी कमिटमेंट दिखाई गई है, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि वो भारत में जो M88 इंजन है राफेल का, उसको बनाने के लिए भी तैयार है। सैफरान की अगर हम स्टेटमेंट की बात माने तो उनका कहना है कि अगर भारतीय वायुसेना के द्वारा एमआरएफए के अंतर्गत राफेल को सेलेक्ट किया जाता है तो उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि बड़े संख्या में जो ये एयरक्राफ्ट है इनका निर्माण भारत में किया जा सके, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि आने वाले भविष्य में एक बड़ी संख्या में जो नंबर है ये हमें देखने को मिलेंगे इंजन्स के। जैसे कि 114 फाइटर एयरक्राफ्ट अगर भारत के द्वारा लिए जाते हैं तो तकरीबन 240 इंजन्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर हम मौजूदा 36 राफेल F3R और 26 राफेल M की बात करें तो ऐसे में भी हमें तकरीबन 186 जो इंजन्स हैं ये देखने को मिल सकते हैं। और अगले 40 वर्षों में तकरीबन 350 के आसपास जो M88 इंजन है इनकी जरूरत भारत को पड़ने वाली है। तो इन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत फ्रांस के ऊपर ओवर डिपेंडेंट ना हो, इसका ध्यान पहले से ही फ्रांस के द्वारा रखा गया है, जहां पर सैफरान का कहना है कि वो एक इंडस्ट्रियल पार्टनर के साथ मिल करके जो इंजन असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग है वो शुरू कर देंगे। जहां पर उनका कहना है कि हम सिर्फ इंजन को यहाँ पर असेंबल नहीं करेंगे बल्कि उनका जो प्रोडक्शन है ये भी भारत में ही किया जाएगा। आपको बताते चलें कि फ्रांस की जो इंजन एमआरओ फैसिलिटी है जो बेसिकली हैदराबाद में है, वहाँ पर ऑलरेडी जो M88 इंजन है इनको बनाने की कैपेबिलिटी उपलब्ध है। और फ्रांस का यही कहना है कि अगर उचित संख्या में भारत के द्वारा जो राफेल फाइटर से ऑर्डर किए जाते हैं तो उन्हें काफ़ी खुशी होगी भारत में इन इंजन्स के निर्माण को करने में। तो यहाँ पर देखना ये है कि भारत का डिसीजन क्या होता है। खैर, आपको बता दें कि जैसे जैसे एमआरएफए प्रोग्राम नज़दीक बढ़ता जा रहा है, जो कंटेंडर्स हैं उनकी तरफ से एक जो लुभावने ऑफर है ये सामने आते जा रहे हैं। फिर चाहे वो साप ग्रिपेन का ऑफर हो, जहाँ पर साप के द्वारा कहा गया है कि 3 वर्षों में ही वो पहला ग्रिपेन डिलीवर कर देंगे, जो कि न सिर्फ मेड इन इंडिया होगा बल्कि इंडियन मेड कंपोनेंट्स के साथ भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन तगड़ा कंपटीशन हमें राफेल और टाइफून के बीच देखने को मिला है, जहां पर एक तरफ डसॉल्ट एविएशन अपनी प्रोडक्शन लाइन को शिफ्ट करने के बारे में प्रयास कर रही है और ये चाहती है कि प्रोडक्शन को रैंप अप किया जा सके, तो वहीं उनके इंजन मैन्युफैक्चरर सैफरान के द्वारा भी एक के बाद एक जो अट्रैक्टिव ऑफर और टीओटी के ऑफर है ये भारत को दिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमने M88 इंजन की बात करी है इसमें टीओटी भी शामिल है और एक्सपर्टीज भी शामिल है जो भारत के साथ शेयर करी जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये तकरीबन एटलीस्ट 60% इंडिजिनस कंटेंट के साथ हमें देखने को मिलेंगे, और जो मेंटेनेबिलिटी रेट है इनकी वजह से 75% को भी क्रॉस कर जाएगा। और यही चीज़ सैफरान के द्वारा बार बार दोहराई जा रही है। लेकिन अगर हम भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की बात करें और पूर्व उप वायुसेना प्रमुख की बात करें तो उनका कहना है कि इकट्ठा 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदना हमारे लिए बेनिफिशियल साबित नहीं होगा। हमें अलग अलग बैचेस में ये प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा और तभी जा करके ये चीज़ें हमारे लिए सेंस बनाएंगी, क्योंकि जैसा कि हमने दोपहर की वीडियो में कहा कि उनका तर्क ये कहता है कि अगर हम इकट्ठा 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद लेंगे तो हमें जो एयरक्राफ्ट है तकरीबन 9 से 10 वर्षों के बाद मिलेंगे, और जिस प्रकार फाइटर जेट टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है ऐसे में ये कह पाना काफ़ी मुश्किल होगा कि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा। हो सकता है कि हमें समय के हिसाब जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है ये मिले, और बैचेस में बेनिफिट ये रहेगा कि अगर हम अलग अलग बैचेस में खरीदेंगे तो अभी हम जो ऑर्डर करेंगे जब तक उसकी डिलीवरी शुरू होगी, और जब हम दूसरी बैच का ऑर्डर करने जाएंगे तो जो नए वेरिएंट है उनका एक्सेस भी हमारे पास होगा, और जो नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुई है उनको भी हम यूज़ कर पाएंगे। तो ये चौतरफा हमारे लिए फ़ायदेमंद यहाँ पर होने वाला है।